नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है सिलेबस में आपातकाल, सियासी बवाल। जी हां, मध्य प्रदेश में स्कूल के छात्रों को आपातकाल की गाथा सुनाई जाएगी। मोहन सरकार ने स्कूली पाठ्यक्रम में इसको जोड़ने का ऐलान किया है, जिस पर अब सियासी संग्राम छिड़ गया है। शायद कांग्रेस को डर सता रहा है कि सरकार के इस फैसले से युवा पीढ़ी में उसकी छवि खराब हो सकती है, लिहाजा वो इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जता रही है। लेकिन सवाल यह है कि अगर देश में कोई बड़ी घटना हुई जिसने पूरे देशवासियों को प्रभावित किया, तो इसे पढ़ाने में क्या परेशानी है? क्या कांग्रेस को सियासी नुकसान होने की चिंता है? सवाल तो यह भी है, क्या मोहन सरकार के इस फैसले से बीजेपी को कोई फायदा मिलेगा? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। आपातकाल, सिलेबस में बदलाव पर सियासी बवाल। श्री राम और श्री कृष्ण के बाद अब स्कूलों में छात्रों को आपातकाल के बारे में पढ़ाया जाएगा। प्रदेश की मोहन सरकार जल्द स्कूल के सिलेबस में इसको जोड़ने जा रही है। इसका ऐलान आपातकाल की 50वीं बरसी के ठीक अगले दिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया। जाहिर है कि 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था, जिसके बाद से ही बीजेपी इसके सहारे कांग्रेस पर निशाना साधती रही। लेकिन अब स्कूल के सिलेबस में इसको जोड़ने के पीछे बीजेपी की क्या मंशा है, इसको भी आसानी से समझा जा सकता है। दरअसल बीजेपी इमरजेंसी को लोकतंत्र की हत्या बताती आई है, लिहाजा अब यही बात स्कूल के छात्रों के बीच भी पाठ के जरिए वो पहुंचाएगी। इससे कांग्रेस को सियासी नुकसान हो। एक आपने बात कही कि लोकतंत्र सेनानियों के स्वर्गवास के बाद राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि होना चाहिए, तो यह हक होना ही चाहिए। आपने कहा आपातकाल को स्मरण करने के लिए पाठ्यक्रम में जोड़ना चाहिए, बिल्कुल जोड़ा जाएगा। स्कूल के हमारे इस पाठ्यक्रम में वो इमरजेंसी का संघर्ष तो स्मरण रखना ही है। इधर स्कूल के सिलेबस में आपातकाल को जोड़ने के ऐलान के बाद इस पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस की छवि बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बीजेपी को इसका सियासी लाभ नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस तो अन्य घटनाओं को लेकर भी कई और सवाल बीजेपी सरकार पर खड़े कर रही है। इस पूरे इतिहास में जो गतिरोध है उसको पढ़ा के बच्चों को मिलेगा क्या? आपातकाल को पढ़ाने से कोई हुनर मिलेगा? कोई ऐसी योग्यता मिलेगी जिससे व्यक्ति को रोजगार मिले, वो स्वावलंबी बने और आत्मनिर्भर बने? शिक्षा का मतलब है या तो व्यक्ति में समझ पैदा हो या फिर एक ऐसा हुनर मिले उसको जिससे वो अपनी जिंदगी चला सके। जब ये दोनों ही नहीं मिल रहे हैं तो ऐसी शिक्षा बिल्कुल अप्रासंगिक है, अनुपयोगी है, इसका कोई औचित्य नहीं है। पाठ्यक्रम में आपातकाल को ऐड करना मोहन सरकार के मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। वही कांग्रेस को डर इस बात का है कि आने वाली पीढ़ी के मन में कांग्रेस की छवि बिगड़ सकती है, इससे उसको ज्यादा नुकसान होगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो बीजेपी इस मुद्दे को जिंदा रखने के लिए हर कोशिश कर रही है, तो कांग्रेस को अब ये टेंशन है कि वो कैसे इसका काउंटर करे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार उपाध्याय और कांग्रेस नेता हरिओम पटेल, बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। व्यास जी, आज मुकाबले के लिए कांग्रेस से दो लोग हैं पैनल में, तो जो तर्कस से उनके तीर निकलेंगे संभल कर जवाब दीजिएगा। और पहला सवाल तो उन्हीं की तरफ से है कि इतना तो आज़ादी के आंदोलन में भूमिका निभाने वालों को नहीं दिया जितना मान सम्मान आप मीसाबंदियों को दे रहे हैं, और इसको पढ़ाने से क्या फ़ायदा होगा? छात्रों को कोई ऐसा हुनर मिल जाएगा कि वो नौकरी मिल जाए, उनको रोजगार से लग जाए, या सिर्फ राजनीतिक फ़ायदे के लिए इसे सिलेबस में जोड़ा जा रहा है राम और श्री कृष्ण के बाद? देखिए ब्रजेश जी, हम तो पूर्व से बात करते आ रहे हैं कि एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र। इन दोनों चीजों का जब समावेश होगा तभी तो युवा पीढ़ी जो है स्वर्णिम भारत की ओर अग्रसर हो पाएगी।
पूर्व में किए गए जो जितने भी इतिहास में जो घटनाओं का उल्लेख है, निश्चित रूप से युवा पीढ़ी को जानना चाहिए कि इतिहास में अगर कोई दल ने निर्णय लिए तो उन निर्णयों का आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ा है, और उसी को पढ़ाने का कृत्य किया जा रहा है। आप देखिए ना, पूरे चुनाव में राहुल जी जो है छोटे वो पुस्तक लेके घूमते रहिए संविधान की, और उस समय कहते रहे कि संविधान को समाप्त करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आरक्षण को समाप्त करने का कार्य तो हर बड़ी घटना पढ़ाना चाहिए, तो नोटबंदी भी पढ़ा देना, कोरोना भी पढ़ाओगे क्या फिर? कि ऐसा एक मौका आया था कि आपके नेता ने ताली थाली बजवाई थी, ऐसा मौका आया था कि आपने अचानक नोटबंदी कर दी थी, तो ये भी पढ़ाना चाहिए, ये भी तो बड़े निर्णय थे। देखिए ब्रजेश जी, निश्चित रूप से जिस तरह से चरखे से आजादी आई थी, उसी तरह से संयुक्तिकरण का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया, तो निश्चित रूप से पढ़ाना चाहिए। एक मत होकर अगर चरखा आंदोलन में पूरा भारत समूचा खड़ा हुआ था, उसके बाद ये दूसरी घटना है जब प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरा भारत एकमत हुआ था। तो मुझे लगता है ये महत्वपूर्ण घटना है भारत के इतिहास की। लेकिन जब ये सब पढ़ाएंगे तो फिर लोग कहेंगे कि गोधरा के दंगे भी पढ़ाइए, आप ये भी पढ़ाइए कि किस तरह से राम जन्मभूमि का आंदोलन हुआ था। ये सब पढ़ाकर क्या फायदा होगा उन छात्रों के मन में, जो स्कूली छात्र हैं उनके मन में आप क्या भरना चाहते हैं? बेमानसता, सांप्रदायिकता, या दूसरी पार्टी जो आपकी विरोधी है उसके खिलाफ जहर भरना चाहते हैं कि उन्हें आपातकाल लगाया था? देखिए ब्रजेश जी, हम तो सेमीकंडक्टर्स भी पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, हम एआई भी पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, और हम निश्चित रूप से लैपटॉप वितरित करके बच्चों को जो है आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से अगर इतिहास में कोई त्रुटि की गई है और उस इतिहास से शिक्षा लेकर आगे बढ़ना चाहिए, ताकि उस इतिहास की त्रुटि को दोबारा ना दोहराया जा सके भारत में। जिस तरह से मीसाबंदियों के साथ हुआ था, 1,40,000 लोगों को रिकॉर्डेड 1,40,000 राजनीतिक आंदोलन था ना, इसके बाद 77 में आप सत्ता में आ गए, उसके बाद अब लगातार आप सत्ता में, राजनीतिक आंदोलन था। तो तमाम राजनीतिक आंदोलन होते हैं, उनके लोगों को जो आंदोलन करने वाले हैं उनको इस तरह से पेंशन दी जानी चाहिए। एक तरफ आप मंत्रियों का टैक्स खुद भरने की बात कर रहे हैं, अच्छे निर्णय ले रहे हैं, दूसरी तरफ आप एक के बाद एक रियायत देते जा रहे हैं मीसाबंदियों को। ये तो जनता का पैसा है ना, आप अपने लोगों को क्यों लुटा रहे हैं उसको? देखिए ब्रजेश जी, हमने तो मद निर्माण करके पूर्व में जो है गैस कांड के पीड़ितों को भी जो है न्याय देने का कार्य करा, हुकुमचंद मिल के मजदूरों को भी न्याय देने का कार्य करा, और यहाँ पर भी जो लोग उस समय प्रताड़ित हुए थे, लाखों लोगों की संख्या प्रताड़ित हुए थे, कई लोगों के जो घर उजड़ गए थे, निश्चित रूप से वे पात्र है, और उन पात्रों को जो है आज मुख्यमंत्री जी ने जो है उनका स्वागत भी करा। 2019 से यह प्रकरण सामने आया था जब मीसाबंदियों की पेंशन बंद करने का कार्य जो कांग्रेस ने करा था, जो पूर्व से निर्धारित थी, और उसके बाद से जो है राजनीतिकरण इस पूरी घटना का हुआ। और इसीलिए मैंने कहा ना कि अगर संविधान लेकर चलना उचित है तो संविधान के बारे में जानना अनुचित कैसे हो सकता है? जब संविधान की प्रति लेकर यह कहना उचित है कि संविधान समाप्त कर दिया जाएगा, आपके नैतिक और मौलिक अधिकार, संविधान जानना और एक घटना का जिक्र करना अलग है। चलिए मैं आ रहा हूं, लौट रहा हूं आपके पास। राजकुमार जी, यदि स्कूली शिक्षा में आपातकाल को पढ़ाया जा रहा है तो आपत्ति क्यों? क्या बच्चों को या जो नई भविष्य है देश का, उसे जानने का हक नहीं है कि देश में किस तरह के बड़े निर्णय हुए थे और जो निर्णय एक तरह से गलत भी थे? तो जानना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह के निर्णय ना हो। ब्रजेश जी, आपातकाल पढ़ाने से भारतीय जनता पार्टी की मंशा और डॉक्टर मोहन यादव की मंशा सामने आ रही है। ये लगातार पहले कहते हैं कि हम ये पाठ्यक्रम बदलेंगे। आप पूरे देश में एक शिक्षा एक अभियान क्यों नहीं पढ़ा पा रहे? क्यों एनसीईआरटी की बुकों को पूरे शिक्षा विभाग में लागू नहीं कर पा रहे हो? आप अकर्मण्यता छुपाने के लिए देश ये तो आपके समय से ही चला आ रहा है ना, नया तो कुछ हुआ नहीं। तो ये कर रहे हैं नया ये करें ना। जब इनको नया करने की बहुत ज्यादा ललक है कि बिल्कुल आया और आपने प्रस्ताव दे दिया, मीसाबंदियों को आप पेंशन दे रहे हैं, वो भी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो लड़े थे देश के लिए, उनसे ज्यादा और ज्यादा। बस आप कहते हैं कटौती कर रहे हैं। हम कटौती किस चीज की कर रहे हैं? आप किस मद में कर रहे हैं? और संविधान की बात करने के हाथ में एक पुस्तक लेके, तो वो हाथ की पुस्तक नहीं है प्रेम जी, वो देश का संविधान है। और उस देश के संविधान की बदौलत आज जो मोदी सरकार वहां बैठी है, जो मोदी सरकार कहती थी कि हम 400 पार, अब की बार हमारा ये तो। लेकिन पढ़ाने पर क्या आपत्ति? मुद्दे पर आइए ना, 400 पार बहुत हो गया। राजकुमार जी, यदि पढ़ा रहे हैं शिक्षा में तो आपत्ति क्यों?
आपातकाल से कौन सा रोजगार मिलेगा युवाओं को, ये बताइए। आपातकाल बड़ी घटना नहीं थी क्या? नहीं पढ़ाया जाना चाहिए क्या? तो कोरोना, देश के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं होना चाहिए छात्रों को? देश में आजादी की लड़ाई से बड़ा कोई बड़ा माहौल नहीं है। सबसे बड़ी लड़ाई देश की पढ़ाना चाहिए। तो आजादी हमने अंग्रेजों से कैसे ली, किन किन ने ली, और कौन कौन उस आजादी में पीछे से देश के लिए समर्पित नहीं रहे। क्या आपने सही इतिहास नहीं पढ़ाया? तो इतिहास को तोड़ मरोड़ने का काम तो भारतीय जनता पार्टी का सरकार बिल्कुल चगल है लगातार, और तोड़ मरोड़ ने दिया। नहीं, बिल्कुल हमने तो आजादी को बिल्कुल बताया। झांसी की रानी का बताया कि 1857 में लड़ाई लड़ी। आप बताइए कौन सा नहीं पढ़ाया? आप जितने भी हम राजा महाराजा हैं सबके बारे में क्रमवार बताया गया था। शिक्षा में, शिक्षा के रोजगार उन्मुखी पाठ्यक्रम दीजिए जिससे लोगों को, युवाओं को रोजगार की बात आए, देश में कैसे विकास हो, देश में कैसे हम नए संसाधन बेरोजगारी ना होते ना। राजकुमार जी चलिए जवाब दे रहे हैं, छोटा सा जवाब दीजिए फिर मैं पटेल साहब को पहुंच जाऊंगा। ठीक जी प्रेम मैं जवाब दे रहा हूँ। जी ब्रजेश जी, जैसे इन्होंने कहा कि वो पुस्तक ने निश्चित रूप से वो सर्वोपरि है, इसीलिए तो मैंने कहा है कि उसमें कितने बार परिवर्तन, 42वां संविधान संशोधन, वो भी तो जानना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या हुआ था। 40 आर्टिकल बदले गए, 14 नए जोड़े गए, 2 चैप्टर्स नए जोड़े गए, DIR लगा के जो सब तरीके के अधिकार समाप्त कर दिए गए, न्यायपालिका पूरी तरह से समाप्त, उसके बाद में मीडिया पूरी तरह से समाप्त। इसीलिए मैंने कहा है कि जो पुस्तक है, जो प्रेम जी, मीडिया और न्यायपालिका और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने काम तो भारतीय जनता पार्टी, बता दीजिए तो स्वीकार कर लीजिए कि हमने जो है अराजकता फैलाई, इसीलिए आप कह रहे थे, मैं सुन रहा था। अब आप इसका जवाब दे दीजिए। 42वां संविधान संशोधन में क्या क्या पॉइंट्स थे बता दीजिए जरा। 38, 39, 40, 41, 42 के अंदर क्या क्या परिवर्तन करे, सेक्युलर सोशलिस्ट वर्ड जो बता दीजिए, ये सब गलत है। पटेल साहब, यदि आपातकाल को पढ़ाया जा रहा है तो इसमें सिर्फ एक सियासी नुकसान दिख रहा है, कांग्रेस इस कारण विरोध कर रही है? देखिए कोई और वजह? देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी के पास में और हमारे मुख्यमंत्री जी के पास में कोई विजन नहीं है। असल में आप युवाओं का शिक्षा का मसला देखेंगे तो ये तो भारत का भविष्य का सवाल है, और भारत के भविष्य के सवाल में आप इस तरह की उलझुल बातें पढ़ा रहे हैं। अगर आप देखिए तो इसलिए उलझुल बड़ी घटना है। देखिए 60 साल के शासन में अगर कोई एक निर्णय, किसी एक निर्णय पे कोई त्रुटि या कमी रह गई हो तो आप उसको पढ़ा रहे हैं। ये जबकि आपके 10 साल के मोदी जी के शासन के कार्यकाल को आप निकालेंगे तो 100 घटनाएं ऐसी होगी जिसको हाँ कांग्रेस को पढ़ाएगी क्या? कांग्रेस अगर पढ़ाएगी तो ये देश के भविष्य के खिलाफ जाएगा मामला। इसलिए कभी भी इस तरह की जो शिक्षा प्रणाली में ये सब नहीं होना चाहिए। आपको पढ़ाना है, आपको भाषण देना है, आप देते चले आ रहे हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए उनको टेक्नोलॉजी पे ले जाइए, उनको उन्नत कृषि के ले जाइए, और एक शिक्षा ऐसी हो जिसमें फर्स्ट एड हो, जिसमें एग्रीकल्चर भी कर सके वो, और जिसके अलावा पशु उत्पादन कर सकें, कृषि कार्य कर सकें, शिक्षा का कार्य कर सकते हैं। एक समान शिक्षा, इस तरह का एक ढांचा तैयार हो मध्य प्रदेश के अंदर कि 12वीं तक के बच्चों को वो किसी भी बिजनेस में जा सके, रोजगार में जा सके। इस तरह का एक सिलेबस तैयार होना चाहिए। ये बच्चों के भविष्य का नहीं है, मध्य प्रदेश का भविष्य का सवाल। जी से सवाल था मेरा, आपसे भी है, पहली जिम्मेदारी किसकी थी? सर्वाधिक राज किसने किया देश पर? देखिए कांग्रेस ने ऐसी शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं कांग्रेस ने आज अगर शिक्षा व्यवस्था नहीं बनाई होती तो हमारे यहाँ इसरो बनाया, हमने क्या नहीं बनाया? कांग्रेस ने ही आपको, ब्यास जी सुन तो लीजिए, कांग्रेस ने ही आपको सब कुछ दिया, बना बनाया ढांचा दिया। आपने तो संविधान, अरे आपने तो संविधान जलाया एक बार नहीं 2-2 बार। जिस तिरंगे को आप यात्रा निकाल रहे हैं ना, उस तिरंगों को आपने पैरों के तले रौंदा है। आपका इतिहास अगर कांग्रेस पढ़ाने लग जाएगी तो फिर इस देश के भविष्य का क्या होगा? हमने इसलिए कभी भी आपका भविष्य नहीं पढ़ाया, आपके काम कभी नहीं गिनाए। हमने तो अपना लक्ष्य रखा कि हमको भारत को संपन्न बनाना है, एकजुट बनाना है, देशभक्ति सिखाना है, और सबको एक सूत्र में, गांधी के नेतृत्व में, गांधी की विचारधारा से जोड़े चलते हुए आगे बढ़ना है। कभी हमने ये नहीं सिखाया कि आप बांटो, आप लड़ाओ। अब शस्त्र और शास्त्र की बात कर रहे थे अभी आप। अरे शस्त्र और शास्त्र 1947 से पहले आप क्या कर रहे थे? जबकि आपका मातृ संगठन अंग्रेजों के साथ था, आपने जब शस्त्र और शास्त्र क्यों नहीं उठाए? ये इतिहास है, ये इतिहास है। आप मधोक जी की किताब पढ़ लीजिए, ये इतिहास है। आप बलराज मधोक जी की किताब पढ़ लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इतिहास है। इसलिए आप इतिहास को लेके चलिए। आप ये सब चीजें है ना, ये गलत निर्णय का आप गलत कीजिए। तो पटेल साहब, आप इतिहास का एक हिस्सा पढ़ाएंगे और दूसरे हिस्से पर यदि वो पढ़ाते हैं तो आपको आपत्ति है,
देखिए आप भी तो राजनीति से प्रेरित होकर बात कर रहे हैं ना। नहीं, राजनीति से प्रेरित होकर नहीं बात कर रहा हूँ, मैं इस देश के युवाओं के भविष्य के बारे में बात कर रहा हूँ, जो पढ़ रहे हैं उनको। आपके नेता सावरकर पर आरोप लगाते हैं, क्या उनका कोई योगदान नहीं था? क्या उस योगदान को नकार दिया जिसकी तारीफ इंदिरा गांधी ने भी की थी? देखिए, सावरकर साहब की तारीफ कांग्रेस ने भी की होगी कई बार, ऐसा नहीं है, पर गलती भी तो गिनाई है उनकी। तो अगर कहीं एक नेता, अगर जब गलती गिना रहे तो वो भी गिना रहे ना, वही तो ये तो पढ़ा रहे हैं ना, ये तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप पॉलिटिकली कहीं जाके आप भाषण दे सकते हो, वो अलग बात है, लेकिन आप छोटे छोटे नौजवान बच्चों को अभी से उनके मन में जहर घोलने का काम करो, उनको आगे बढ़ाने का काम नहीं करो। व्यास जी जहर घोलने का काम कर रहे हैं। राजनीति से प्रभावित नहीं होना चाहिए शिक्षा व्यवस्था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो अलग होना चाहिए, देश से हित में होनी चाहिए। 2020 में नई शिक्षा नीति लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य। दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स 2015-16 मोदी जी के राज्य में। माइक्रोसॉफ्ट का ओवरसीज ऑफिस अटल जी के राज्य में 97-98 में। उसके पहले जो सबसे ज्यादा स्कूल तो आपकी सरकार ने बंद किए मध्य प्रदेश में। 2200 स्कूल बंद कर दिए। अरे मध्य प्रदेश में व्यास जी, शिवराज जी की सरकार ने 2200 स्कूल बंद करके गई है। अब उन गरीब बच्चों को पढ़ने से आप लोगों ने रोका है। उन गरीब बच्चों की आपको हाई लगेगी, उन गरीब बच्चों को आपने लाडली लक्ष्मण के माध्यम से वोट लेकर सरकार बनाई है, उन बच्चों का भविष्य आपने खराब कर दिया है। आपको जवाब देना पड़ेगा। अस्पताल व्यवस्था चौपट कर दी है कोविड में, आपने नहीं देखा आपने क्या किया। आप सिर्फ प्रोपेगेंडा करते हैं, काम कोई करना नहीं चाहते हैं। व्यास जी मैं लौट रहा हूँ, प्रभु जी बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, नाराज हो जाएंगे वो। ब्रजेश जी मैं बात तो रख दूं, ये मैं आ रहा हूँ आपके पास, आप ही के पास आ रहा हूँ सीधे। प्रभु जी, क्या शिक्षा व्यवस्था सियासत से प्रभावित होना चाहिए? यदि आपातकाल को पढ़ा रहे हैं तो इसमें कुछ आपत्तिजनक है, या बीजेपी को इससे सियासी लाभ दिख रहा है इसलिए पढ़ाया जा रहा है? अब ब्रजेश जी अभी तो घोषणा की है मुख्यमंत्री ने, क्या आपातकाल कोई एक किसी इतिहास की पुस्तक में एक अध्याय हो सकता है, 2 पन्ने का हो सकता है, आधे पेज का हो सकता है, या कि पूरी की पूरी एक किताब हो सकती है आपातकाल को लेकर, ये अभी स्पष्ट नहीं है। इसको लेकर बहस बेईमानी है। देश में जितनी भी घटनाएं, यदि आप इतिहास पढ़ाने जा रहे हैं तो सारी घटनाएं पढ़ाई जानी चाहिए। यहाँ पर यदि कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है, उनको आपत्ति है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि देश की आपने, ब्रजेश जी, प्रेम व्यास जी ने, यहाँ जितने लोग बैठे, हमने जो सामाजिक अध्ययन इतिहास जो पढ़ा है, हमने ये पढ़ा कि विदेशी आक्रांता देश में आए, उनने जो है कत्लेआम किया, लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन कराया। आज के बच्चों को वो नहीं पढ़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज से 20-25 साल 30 साल पहले एक शिक्षा मंत्री थे जो शिक्षा में बदलाव किया उनने, और उनने जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत पूरे देश के सिलेबस को उनने बदल दिया। बिल्कुल। वो अध्याय हटा दिए गए जो तुष्टीकरण के खिलाफ थे। तुष्टीकरण की नीति को सरकार प्रोत्साहित कर रही थी, तो उनने जो है अपने हिसाब से शिक्षा व्यवस्था में सिलेबस लागू किया। अब जब दूसरी सरकार आई है तो अपने हिसाब से सिलेबस लागू करने की कोशिश कर रही है। उसमें जो जो घटनाएं हैं उसको तो आप रहने दीजिए ना, क्योंकि बच्चों का स्कूल में यदि जो नहीं पढ़ा रहे हैं, वो जब कॉलेज में इतिहास की पढ़ाई करने जाएगा, जब वो बड़ी बड़ी मोटी मोटी इतिहास की किताबें पढ़ता है, रोमिला थापर को पढ़ता है वो, या दूसरे लोगों को पढ़ता है, तो वही चीज़ें पढ़ता है, तो फिर उसको लगता है यार ये मेरे जो देश की शिक्षा व्यवस्था थी, स्कूल में जो मुझे अभी तक जो इतिहास पढ़ाया जा रहा था वो सच्चा है या ये सच्चा है, क्या सच्चा है क्या झूठा है। तो भ्रम की स्थिति उसके सामने पैदा होती है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर इतिहास में सारी घटनाओं को पढ़ाया जाना चाहिए, कितना कम कितना ज़्यादा ये बात है। अब कांग्रेस को दिक्कत है यदि इसको पढ़ाने से, तो कांग्रेस को इसको पढ़ाने से दिक्कत है, तो कांग्रेस को हेडगेवार पे क्यों दिक्कत नहीं है, कांग्रेस को गुरु गोलवलकर को क्यों दिक्कत नहीं, जिनको कि मेडिकल की पढ़ाई में पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पर उनको सर्जरी करना सिखाया जाएगा डॉक्टरों को, वहाँ पर डॉक्टरों को बीमार की नब्ज दे के इलाज करना सिखाया जाएगा, या वो गोलवलकर का उपदेश पढ़ाएंगे देंगे मरीज को, जो वहाँ पर क्यों नहीं विरोध करती है कांग्रेस। तो इस तरीके का जो भेदभाव, और जहाँ तक प्रेम यादव जी आपको शायद पता न होगा कितने हैं मीसाबंदी मध्य प्रदेश में, संख्या पता है आपको? मुझे लगता है प्रभु जी मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं पता, लेकिन 1,40,000 लोगों का एग्जैक्ट आंकड़ा उस समय निकल कर आया था। 1,40,000 मध्य प्रदेश में मीसाबंदी हैं। नहीं, ओवरऑल बात कर रहा हूं मैं। ओवरऑल उस समय 1,40,000 मध्य प्रदेश में कितने हैं, मैं ये आपसे जानना चाह रहा था। मध्य प्रदेश के स्कूल में पढ़ाया जाएगा ना, कितने हैं जिनका योगदान पढ़ाया जाएगा? मैंने कहा एग्जैक्ट जी एग्जैक्ट आंकड़े के लिए ही समय लगेगा, इसीलिए मीटिंग बुलाकर अरे भैया 2008 से पेंशन मिल रही है एक आदमी को, आपको आंकड़ा नहीं पता है? खैर छोड़िए, आंकड़ा नहीं पता है आपको, पेंशन कितनी मिल रही है ये तो पता होगा।
ये भी नहीं पता होगा आपको, किन लोगों को मिल रही है ये भी नहीं पता होगा। आज मंच पे पता है एक ऐसे व्यक्ति भी बैठे थे जो इसके पहले तक मीसाबंदी नहीं थे, आज डिक्लेयर हो गए मीसाबंदी, क्योंकि वो आपकी पार्टी में आ गए। वो आपकी पार्टी में आ गए। तो ये भी नहीं पता होगा आपको प्रेम जी, आपको ये भी नहीं पता होगा प्रेम जी कि जब पटवा सरकार हुआ करती थी, विधानसभा का रिकॉर्डेड है, आप चाहें तो विधानसभा चले जाइएगा, वहाँ से निकाल के देख लीजिएगा। पटवा सरकार थी, उस दौर में तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के थे कैलाश जोशी ने, यही प्रस्ताव आया था मीसाबंदियों को पेंशन देने का, कैलाश जोशी ने विधानसभा के अंदर विरोध किया था, तो उसमें पेंशन देने का प्रस्ताव रोक दिया गया था। पेंशन दे रहे कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जेल गए, 2-2 साल जेल में रहे, 22 महीने करीब, तो उनके परिवारों को उनके रोजगार का संकट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्योंकि ये पेंशन जैसे स्वतंत्रता सेनानी का भी जिक्र कर रहे थे, वो पीढ़ी जब खत्म हो गई तो उसका औचित्य खत्म हो गया, इतिहास में दर्ज हो गई, तो ये पीढ़ी भी जो है आपकी, ये भी कुछ सालों बाद खत्म हो जाएगी, इतिहास में दर्ज हो जाएगी, तो पेंशन तो अपने आप ही बंद हो जाएगी। लेकिन इसको लेकर जो राजनीति हो रही है, तो सारी चीज़ों को समावेश करना चाहिए। जो शस्त्र शास्त्र की बात अभी आप कर रहे थे, तो इतना ही शस्त्र उठाया जाए या उतना ही शास्त्र पढ़ाया जाए जितना जरूरी है, उससे ज़्यादा नहीं। जी व्यास जी। ब्रजेश जी, मैं कुछ भी आवाज शायद कोई डिस्टर्बेंस थी, इसलिए मैंने वो कह रहे हैं कि मैं पूरी बातें नहीं समझ पाया। रोमिला थापर के बात की जितना संवाद है वो मैं नहीं सुन पाया। पेंशन दे रहे हैं कोई बात नहीं है, लेकिन आपके पास आंकड़े नहीं है वो भी कोई बात नहीं है, लेकिन उतना ही करना चाहिए ना जितनी जरूरत है। आप सियासी लाभ के लिए कुछ भी उड़ेल दो, लगातार आप एक के बाद एक सुविधाएं देते जाओ। दे रहे थे पेंशन, ठीक है। अच्छा प्रेम जी, फिर से बता देता हूं आपको, आज जो मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की है ना ताम्रपत्र देने की, 26 जून 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इसी पंडाल में यही घोषणा की थी कि जो बचे हुए उनको ताम्रपत्र दिया जाएगा। 26 जून 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इसी पंडाल में यह घोषणा की थी कि मीसाबंदियों को रेस्ट हाउस में 2 दिन तक आधे पैसे पर रुका, 50% छूट पर रुकने की व्यवस्था की जाएगी। आप सरकार पर आप सुविधाएं दीजिए, कोई एतराज नहीं है, लेकिन वो वर्ग हर साल आता है उम्मीदों के साथ, उन सुविधाओं को आपकी ब्यूरोक्रेसी अधिकारी उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। यहाँ जोड़ दीजिए आप लोग, शस्त्र उठाने की बात क्यों करते हैं आप? बिना शस्त्र के भी काम हो जाएगा। जी छोटा सा जवाब, समय नहीं है। ब्रजेश जी, सवाल बहुत सारे हो गए, लेकिन जो एक मुख्य बात निकल कर आई थी, बहुत अच्छी बात करी रोमिला थापर ने, एक मैंने उनकी पुस्तक पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि किंग अशोक। छोड़िए एक सवाल में किंग अशोक 365 दिन में आपकी एक घोषणा मीसाबंदियों को लेके पूरी क्यों नहीं हो पाई, इसका जवाब दे दीजिए। देखिए प्रभु जी, इसलिए मैंने कहा कि पूर्व में हमने जो हुकुमचंद मिल के लिए घोषणा करी थी, निश्चित पैमाने पर समय आने पर उसको पूर्ण किया गया। हुकुमचंद मिल मीसाबंदी नहीं थे भैया, उसको पूरा गया। मीसाबंदियों को लेकर भी जो जो घोषणाएं की गई है, निश्चित रूप से निर्माण। हुकुमचंद मिल का जिक्र किया है, तो सीहोर की जो जमीन है ना, सीहोर की शुगर मिल की जो जमीन पे जो उसको खाली करा के गरीबों को दिलवा दीजिए। इस पे आप किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। राजकुमार जी, आपने भी जिस तरह से आक्रांताओं ने हमले किए थे, पाठ्यक्रम में बदलाव कर दिया था कांग्रेस ने, तो वो भी बदलाव कर रहे हैं। जब आप कर सकते हो तो उन्होंने भी कर दिया है, तो फिर इस पर आपत्ति क्यों नहीं? पूरा इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए कि किस तरह से आक्रांता आए थे, लूट खसोट मचाई थी, धर्म परिवर्तन किया था, आपने हटवा दिया। फिर आप आपातकाल पर किस आधार पर, किस मुंह से आप विरोध कर रहे हैं? जी, जिसमें बच्चों के मन पर दुष्प्रभाव पड़े ऐसी चीजें पढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं है। आज आप अच्छी रोजगार की बात करें, जवाब दे रहे हैं। भगत सिंह को फांसी हुई थी, ये पढ़ने से बच्चे के मन पे दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैंने तो पहले ही बोला कि आजादी की बातों पर आप आजादी से बड़ा प्रभु जी कोई बड़ी चीज नहीं है। जो देश को आजाद हुआ है, जो आजादी के बलिदान दिया, जिन्होंने देश को अंग्रेजों से शासन से मुक्त कराया, उनके पाठ पढ़ाने में हमको कोई तकलीफ नहीं है। चलिए 20 नाम बता दीजिए बलिदान देने वालों के, जिनके नाम इतिहास में दर्ज पढ़ाए जा रहे हैं। राम प्रसाद बिस्मिल को पढ़ाया ही था, आजाद भगत सिंह को पढ़ाया था, चंद्रशेखर आजाद को। ये पाठ्यक्रम पहले भी चढ़े हुए, और उसके बाद भी जितनी चीजें हैं लगातार हमारे आपने अपने वोट बैंक के आधार पर बदलाव किया पाठ्यक्रम में। आपने वो नहीं पढ़ाना बंद कर दिया कि जिससे ये साबित हो कि किस तरह से आक्रांता आए थे और लूट खसूट मचाई थी पूरे देश में,
और धर्म परिवर्तन कराया था, क्योंकि आपका वोट बैंक प्रभावित हो रहा था उससे, तो वो बदल दिया आपने। देखिए, धर्म परिवर्तन बहुत वर्ष पहले की बात थी। तो ये नहीं पढ़ाया जाना चाहिए कि किस तरह से धर्म परिवर्तन कराया गया, किस तरह से जुल्म ढाए गए हैं देश के लोगों पर, तो पढ़ाना चाहिए नहीं पढ़ाना चाहिए? ब्रजेश जी, उसी के बाद तो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी लोगों ने, आजादी, भारत छोड़ो आंदोलन और स्वतंत्र सेनानियों ने जो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, आपके हक का हिस्से का आपने आंदोलन सब पढ़ा दिया, बाकी का छोड़ दिया पुराना। चलिए पटेल साहब जवाब देंगे। देखिए आप ब्रजेश जी, मैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रभु पटेरिया जी की बात से सहमत हूँ। मैं थोड़ा सा उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने समय के हिसाब से फैसले लिए। उस समय जो है कंप्यूटर नहीं था, फिर हमने कंप्यूटर शिक्षा को शामिल किया। जैसे जैसे पहले हमारे दुनिया के कई देशों से संबंधित थे, सत्ता में हमने रहने के बाद में दुनिया के कई देशों से संबंध बनाए, कुछ पाठ्यक्रम लिए, हमने कुछ जो चीज़ें थी उसको आगे बढ़ाने का काम किया। हो सकता है त्रुटि तो रही होगी शासन करने में, लेकिन बहुत हद तक हमने विज्ञान और टेक्नोलॉजी और अच्छे अच्छे कॉलेज और अच्छे स्कूल ले जाके बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए हमने उपयुक्त समय पे उपयुक्त निर्णय लिए और अच्छा काम किया। लेकिन मध्य प्रदेश में आपकी वजह से शिक्षा व्यवस्था कितनी मैं खराब हुई है? छोटी सी जानकारी दे दूं पटेल साहब को। मैं दुर्ग के मॉडल स्कूल में पढ़ा करता था, शासकीय महाविद्यालय स्कूल जो है मॉडल स्कूल बना था, और जब वहाँ पढ़ रहा था मैं, तो वहाँ पे जो है जो अभी जो राजकुमार जी कह रहे थे ना रोजगार मूलक शिक्षा, तो हम बेंच पे बैठा करते थे और हमको टाट पट्टी बनाने का रोजगार मूलक शिक्षा मिलती थी, जो कि टाट पट्टी का प्रयोगी स्कूलों में बंद हो चुका था शहरों में, तो हमको ये शिक्षा मिलती थी। ऐसे भी शिक्षा व्यवस्था रही है देश में। और जब 2018 में सरकार आई तब आप भी किस तरह से शिक्षा व्यवस्था रोजगार के लिए बात कर रहे थे कि किस तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता इस चर्चा को आगे जारी रखने के लिए, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर सिलेबस में आपातकाल पढ़ाने पर सियासी बवाल इसलिए मचा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस बैकफुट पर रहती है, लेकिन कांग्रेस ने भी यदि शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा सिलेबस में कुछ बदलाव किए हैं तो निश्चित तौर पर उसने अपने वोट बैंक के आधार पर किए हैं। राजनीतिक नफ़ा नुकसान के आधार पर सिलेबस नहीं होना चाहिए। देश का जो भविष्य है, जो बच्चे हैं, उन्हें देश का सही इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए, चाहे फिर वो किसी का भी समय का काला अध्याय हो। इस पर सरकारों को विचार करने की जरूरत है। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।